श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के अंदर आपके जो बॉटनी का फर्स्ट पेपर है सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग के विषय में पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर इस पेपर के अंदर आप लोगों ने देखा है कि प्रीवियस वीडियो तक हम बात कर चुके थे, 2 यूनिट आप लोगों के कंप्लीट कर चुके थे और हमने तीसरे यूनिट के अंदर जेनेटिक्स की शुरुआत की है। जेनेटिक्स के अंदर आप लोगों ने देखा है कि प्रीवियस वीडियो में हमने जेनेटिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया है। आप लोगों को बताया गया है कि जेनेटिक्स जो है वो क्या है, किस ब्रांच को हम जेनेटिक्स के रूप में डिफाइन करते हैं, और इनसे रिलेटेड आप लोगों को देखने को मिला है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स के रूप में कौन है, मॉडर्न जेनेटिक्स है या एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स है या इंडियन जेनेटिक्स के जो पितामह हैं उनके रूप में किसको जाना जाता है। इसी के साथ में हमने कुछ जानकारियां प्राप्त की है जिसमें आप लोगों ने कहा है कि हम बात कर रहे थे कि मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया है वो किस प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, उसके डेटा वगैरह जो है वो किस प्रकार से एनालाइज किए गए थे। अब हम बात करते हैं, इसी जेनेटिक्स के इंट्रोडक्शन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो आप लोग देखेंगे कि मेंडल ने जो पाइसम सेटाइवम मटर के पौधे पर अपना जेनेटिकल एक्सपेरिमेंट किया, जिसके आधार पर इन्होंने जो नियमों का प्रतिपादन किया है, तो इनके अंदर इन्होंने देखा कि जो 7 करेक्टर्स जो है, 7 पेयर ऑफ करेक्टर, इनके ऊपर काम किया, यानी कि 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के ऊपर इन्होंने अपने वंशागति के जो डेटा है वो सारे के सारे प्रदर्शित किए हैं। यानी कि ये याद रखना है आप लोगों को, 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण, 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जो है उसके बारे में आप लोगों को वर्णन देखने को मिलेगा। 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर या विपर्यासी लक्षण हम किसे कहते हैं, इसकी बात हम लोग करेंगे। हम बात करेंगे जेनेटिक्स की टर्मिनोलॉजी क्या होती है, उसके अंदर हम लोग देखेंगे। यहां पर हम बात कर रहे हैं कि ये जो 7 पेयर हैं, 7 जो कैरेक्टर आप लोगों को देखने को मिलेंगे वो कौन से हैं। आप लोग देखेंगे कि फर्स्ट नंबर हम बात कर रहे हैं, पौधे की लंबाई जो है वो कैसी होगी, उसके आधार पर। फिर पुष्प की स्थिति, पुष्प की स्थिति जो है वो आप लोगों को कैसी देखने को मिलेगी कि एक्सिलरी है या कैसा है। फिर नेक्स्ट, फली की आकृति, फली की आकृति कैसी, फली जो है वो चपटी देखने को मिलती है या संकीर्णित आप लोगों को देखने को मिलती है वो। फिर नेक्स्ट, फली का रंग कैसा है, फली जो है वो हरे रंग की देखने को मिल रही है या पीले रंग की आप लोगों को देखने को मिल रही है। फिर नेक्स्ट, बीज चोल का रंग, बीज चोल का रंग कैसा है, पीला है कि हरा है। फिर नेक्स्ट, बीज पत्र का रंग, बीज पत्र का रंग जो है वो आप लोगों को किस प्रकार का देखने को मिलेगा। और लास्ट 7 नंबर कैरेक्टर आप लोग देखेंगे कि हमें देखने को मिलेगा बीज की आकृति या शेप जो है वो किस प्रकार की आप लोगों को देखने को मिलती है। ये 7 कैरेक्टर जो कि कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के रूप में पढ़े गए हैं, आप लोग देखेंगे कि एक तो हमें डोमिनेंट कैरेक्टर के रूप में देखने को मिलता है और एक हमें रिसेसिव कैरेक्टर के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। अब ये डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा होगा, तो हम पौधे की लंबाई की बात करें तो आप लोग देखेंगे कि डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा है, लंबा, और रिसेसिव कैरेक्टर कौन सा है आप लोगों को, बोना।
देखने को मिलेगा ड्वार्फ के अंदर। पुष्प की स्थिति की आप लोग बात करें तो आप लोग देखेंगे कि पुष्प की स्थिति के अंदर हमें डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा देखने को मिलता है, कक्षस्थ, एक्सिलरी या टर्मिनल, ये देखने को मिलेगा अंतस्थ रूप में। फली की आकृति की आप लोग बात करें तो आप लोग देखेंगे कि डोमिनेंट कैरेक्टर के अंदर कैसी है, चपटी फली, जबकि रिसेसिव के अंदर संकीर्णित फली जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। फिर आप बात करें फली का रंग कैसा है, तो डोमिनेंट कैरेक्टर कैसा है, हरा, और रिसेसिव कैरेक्टर कैसा है, पीला। यही बात करें आप बीज चोल का रंग, इसमें डोमिनेंट कैरेक्टर पीला, रिसेसिव हरा। बीज पत्र का रंग ये भी सेम है। बीज की आकृति आप कहेंगे कि गोल है या झुर्रीदार है। तो ये कैरेक्टर जो है वो मेंडल के द्वारा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर या विपर्यासी लक्षणों के रूप में जाने गए हैं। एक बार देखिएगा, आप कह रहे हैं कि ये जो पाइसम सेटाइवम के पौधे पर जो जेनेटिक्स के लिए मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया है, तो उन्होंने 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण या 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के ऊपर अपनी जो डेटाओं की एनालिसिस की है, वो सारा का सारा काम किया है। ये 7 कैरेक्टर आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिनके अंदर पौधे की लंबाई है कि भाई प्लांट जो है वो आपको कैसा देखने को मिल रहा है, लंबा है कि बोना है। अगर लंबा है इसका मतलब ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, अगर बोना है इसका मतलब ये रिसेसिव कैरेक्टर है। दूसरी आप बात कर रहे हैं पुष्प की स्थिति। अब पुष्प की स्थिति का मतलब ये है कि आप लोग देखेंगे कि प्लांट के ऊपर जो फ्लावर का प्रोडक्शन हो रहा है वो कक्षस्थ या अंतस्थ हो रहा है, उस हिसाब से आपको देखने को मिलेगा कि डोमिनेंट या रिसेसिव कैरेक्टर के रूप में ये डिफाइन किया जाएगा। किस रूप से डिफाइन किया जाएगा? कक्षस्थ का मतलब है कि यहां पर एक्सिलरी फॉर्मेशन पर अगर आपको फ्लावर का फॉर्मेशन देखने को मिलता है तो इसको आप लोग क्या कहेंगे, एक्सिलरी पार्ट या कक्षस्थ रूप से इनका निर्माण हो रहा है। अंतस्थ का मतलब है कि टर्मिनल पोजीशन पर आपको फ्लावर का फॉर्मेशन आप लोगों को देखने को मिल रहा है, तो वो आपको इस रूप से देखने को मिलेगा कि ये टर्मिनल पोजीशन है, ये इसकी एक्सिलरी पोजीशन है। तो आप कह रहे हैं कि कक्षस्थ तो डोमिनेंट में आता है, यानी कि एक्सिलरी पार्ट आता है, और टर्मिनल पोजीशन पर होता है, इसका मतलब ये रिसेसिव को शो करता है। दूसरी आप कह रहे हैं फली की आकृति। अब फली कैसी देखने को मिलेगी भाई, चपटी फ्लैटेंड देखने को मिलती है या कंस्ट्रक्टेड संकीर्णित रूप में आप लोगों को देखने को मिलती है, तो उस आधार पर भी इनको डोमिनेंट और रिसेसिव के रूप में डिफाइन किया जाता है। रंग की बात करें तो आप लोग देखेंगे कि ग्रीन कलर डोमिनेंट कैरेक्टर के रूप में होता है, जबकि येलो कलर जो होता है वो रिसेसिव कैरेक्टर के रूप में होता है। वहीं आप बात करें बीज चोल का रंग। अब बीज चोल का मतलब ये है कि आपका जो सीड जो देखने को मिल रहा है उसके अंदर जो सीड कोट है, बीज का आवरण, और ये बीज आवरण आप लोग देखेंगे किस चीज का बना हुआ होता है, 2 चीजों का बना हुआ होता है, टेस्टा और टेगमन का। टेस्टा का मतलब आप लोग देखेंगे कि बीज के ऊपर ये एक प्रकार का मोटा चर्मिल आवरण के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है, जबकि वहीं आप लोग देखेंगे कि टेगमन, ये टेस्टा के अंदर एक पतला कागज के रूप में, एक छोटी लेयर के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो इस बीज चोल का रंग टेस्टा और टेगमन के रूप में जो भी आप लोगों को देखने को मिल रहा है, दोनों का संयुक्त रूप, उसका रंग कैसा होगा, पीले रंग का होगा कि हरे रंग का होगा, उसको इन्होंने रीड किया है डोमिनेंट कैरेक्टर और रिसेसिव कैरेक्टर मानकर। फिर आप बात कह रहे हैं कि बीज पत्र का रंग कैसा होगा। बीज पत्र का मतलब है कि इनके अंदर आप लोगों को क्या देखने को मिलेंगे, कोटेलिडन्स जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। बीज पत्र कोटेलिडन्स का मतलब ये है कि आप बात करें सीड की तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि सीड के अंदर जो मिनिएचर प्लांट होता है जो कि जर्मिनेट करता है, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, एम्ब्रियो, और इस एम्ब्रियो के अंदर आपके कई सारे पार्ट शामिल है, जिसके अंदर आप कहेंगे कि ये आपका भाग होता है प्लोम्यूल, जो कि
प्राइमरी सूट का निर्माण करता है, प्रांकुर को बनाता है। नीचे का भाग जो कि आप लोगों को देखने को मिल रहा है रेडिकल, ये क्या काम करता है, मूलांकुर को बनाने का काम करता है, प्राइमरी रूट को बनाने का काम करता है। इन्हीं एरिया में आपको इस एम्ब्रियो के और भी भाग दिखाई देते हैं, जिसके अंदर आप कहते हैं कोलियोक्टाइल होता है, कोलियोराइजा होता है, एपिकोटाइल होता है, हाइपोकोटाइल होता है। और इन दोनों भागों के बीच में आपको एक एम्ब्रियोनिक एक्सिस दिखाई देती है। इस एम्ब्रियोनिक एक्सिस पर प्रेजेंट होता है आपका कोटेलिडन, जहां पर आपको कोटेलिडनरी लीव जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती है। और ये जो कोटेलिडनरी लीफ होती है, इनका मेन काम ये होता है कि ये क्या काम करती है कि जब आपका सीडलिंग बन जाता है तो उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने का काम करती है। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है आप लोगों की कि भाई बीज के अंदर क्या प्रेजेंट है, एम्ब्रियो, जो कि जर्मिनेटिंग यूनिट के रूप में प्रेजेंट है। इसी एम्ब्रियो के अंदर एक न्यूट्रिटिव टिश्यू भी आप लोगों को देखने को मिल रहा है। और ये न्यूट्रिटिव टिश्यू किस नाम से जाना जाता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, इसको हम लोग बोलते हैं एंडोस्पर्म, भ्रूणपोष के नाम से जानते हैं। तो एक तो एम्ब्रियो प्रेजेंट है, एक एंडोस्पर्म प्रेजेंट है। अब एंडोस्पर्म का क्या काम है कि भाई ये एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। जबकि जब ये सीड जर्मिनेट कर जाए तो इसके द्वारा क्या बनेगा, सीडलिंग का निर्माण होगा, एक पौधा जो है नवांकुर के रूप में बन गया। अब इस नवांकुर को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, क्योंकि ये एंडोस्पर्म जो है ये तो पूरा यूज हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने वाली यूनिट आप किसे कह रहे हैं, एक प्रकार की लीफ आप लोगों को देखने को मिल रही है, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, कोटेलिडनरी लीफ के नाम से जान रहे हैं, या बीज पत्र के नाम से इसे हम लोग डिफाइन करते हैं। इनका रंग कैसा होगा, जब ये बनेगी तो ये पीले रंग की बनेगी या हरे रंग की बनेगी, जिसमें से आप लोग कह रहे हैं कि पीला रंग जो होता है वो डोमिनेंट कैरेक्टर के रूप में है, जबकि हरा रंग जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है वो कैसा देखने को मिल रहा है, रिसेसिव कैरेक्टर के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। दूसरी बात, नेक्स्ट कैरेक्टर में आप लोग कह रहे हैं कि बीज की आकृति कैसी होगी, ये जो बीज का शेप बनेगा वो कैसा होगा, राउंडेड होगा या व्रिंकल्ड होगा, गोल या झुर्रीदार फॉर्म के अंदर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो वो भी उस आधार पर डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर को डिफाइन करने का काम करते हैं। तो ये सारे के सारे आप लोगों को ध्यान में रखने हैं कि मेंडल ने अपना जो एक्सपेरिमेंटल वर्क किया है पाइसम सेटाइवम के अंदर, वहाँ पर 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को रीड किया गया है। ये 7 कैरेक्टर्स कौन से हैं, इनके डोमिनेंट रूप जो है वो कौन से देखने को मिल रहे हैं, और रिसेसिव रूप जो है वो आप लोगों को कौन से देखने को मिले। क्लियर है? इसके आगे देखते हैं हम लोग। अब इसी जेनेटिक्स के इंट्रोडक्शन पोर्शन में आप लोग देखेंगे कि हमने मेनली ये तो मेंडल से रिलेटेड जो भी आप लोगों को पोर्शन देखने को मिला है। अब हम बात करते हैं कि जेनेटिक्स की जो टर्मिनोलॉजी होती है वो किस प्रकार की होती है, और इसके अंदर आप लोगों को क्या क्या शब्द देखने को मिलेंगे, उनका क्या अभिप्राय आप लोगों को देखने को मिलता है। तो इसके अंदर सबसे पहले आप कहेंगे कि हमें देखने को मिलता है हाइब्रिड, या इसे आप कहते हैं संकर। हाइब्रिड किसे कहेंगे, और हाइब्रिड से ही आप लोगों का बना है हाइब्रिडिज्म, जिसे आप लोग कहते हैं संकरण। यानी कि इस प्रोसेस में आप लोग क्या करते हैं कि 2 अलग अलग स्पीसीज ले लें या 2 अलग अलग वेराइटीज ले लें, या हम ये कहें कि 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर विपर्यासी लक्षणों के बीच आप फ्यूजन करवा रहे हैं, संकरण करवा रहे हैं, और उनके फ्यूजन के परिणाम स्वरूप आपको एक नई प्रोजेनी का निर्माण देखने को मिल रहा है।
और इस प्रोजेनी के अंदर आप लोग देखते हैं कि दोनों के ही गुण विद्यमान आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ऐसी जो प्रोजेनी बनी है उसको आप लोग क्या कह रहे हैं, हाइब्रिड के नाम से जान रहे हैं। और इसको बनाने की जो टेक्निक है वो क्या कहला रही है, हाइब्रिडिज्म कहला रही है। भाई आपने कहा ये कोई स्पीसीज ली जिसके अंदर आप लोगों को इस प्रकार का देखने को मिल रहा है एक करेक्टर, यही आपने दूसरा कोई करेक्टर लिया जो कि आपको बी के रूप में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। अब आपने इनका फर्टिलाइजेशन करवा दिया और फर्टिलाइजेशन के परिणाम स्वरूप आपने देखा कि जो नई प्रोजेनी बनी है उसके अंदर दोनों करेक्टर विद्यमान है। तो ये प्रोजेनी किस नाम से जानी जा रही है, आपने कहा इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, हाइब्रिड के नाम से जान रहे हैं। और इसको बनाने की जो टेक्निक है उस टेक्निक को आप लोग क्या कह रहे हैं, हाइब्रिडिज्म, संकरण के नाम से डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान में रखना है कि दो कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर का जब हम किसी स्पीसीज के अंदर, किसी वेराइटीज के अंदर फ्यूजन करवा देते हैं और उसके परिणाम स्वरूप हमें ऐसी कोई प्रोजेनी देखने को मिले जिसके अंदर दोनों ही करेक्टर आप लोगों को देखने को मिलते हैं, तो ऐसी प्रोजेनी जो है वो हाइब्रिड के नाम से जानी जाती है और इनको बनाने की जो क्रिया है वो हाइब्रिडिज्म के नाम से जानी जाती है। फिर नेक्स्ट आप कहेंगे कि हमें जेनेटिक्स की टर्मिनोलॉजी में देखने को मिलता है सिंबल, प्रतीक। प्रतीक क्या होता है और किस किस प्रकार के जो सिंबल हैं आप लोग यूज करेंगे वो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। यहां पर क्या होता है, किसी लक्षण को अभिव्यक्त करने वाला जो फैक्टर है, जो कि आप लोगों के जेनेटिक्स के अंदर मेंडल ने जिनको किस रूप में डिफाइन किया है, कारक के रूप में या फैक्टर के रूप में। यानी कोई लक्षण या कोई कैरेक्टर जो है वो एक्सप्रेस हो रहा है, अपना प्रभाव दृष्टिगोचर कर रहा है, तो वो क्या है, एक फैक्टर के रूप में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। इस फैक्टर को डिफाइन करने का जो आप प्रतीक काम में ले रहे हैं उसे आप लोग क्या कह रहे हैं, सिंबल या प्रतीक के रूप में डिफाइन कर रहे हैं। जैसे कि आपने कहा कि हमने लंबेपन को डिफाइन किया है, किस रूप में डिफाइन किया है, आपने कैपिटल टी के रूप में डिफाइन किया। हमने लंबाई को बोनेपन के अंदर भी डिफाइन किया है, किस रूप में डिफाइन किया है, स्मॉल टी के रूप में डिफाइन किया है। तो ये तो क्या चीज शो कर रहा है, आपका डोमिनेंट करेक्टर शो कर रहा है। ये क्या चीज शो कर रहा है, रिसेसिव करेक्टर जो है उसको शो कर रहा है। तो इन जीनों को जो कि लंबेपन का प्रभाव दृष्टिगोचर करे या बोनेपन का प्रभाव दृष्टिगोचर करें, इनको एक प्रतीक रूप में चिन्हित किया जाता है। और वो प्रतीक रूप किस रूप से जाना जा रहा है, सिंबल के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो सिंबल जो है वो आप लोगों को क्या देखने को मिलेंगे, हम किसे कह रहे हैं, सिंबल। फिर नेक्स्ट हम कहेंगे एलिलोमॉर्फ या एलील। युग्म विकल्पी किसे कहेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों का पूछा जाता है। युग्म विकल्पी किसे कहा जाता है? युग्म विकल्पी का मतलब यह है कि एक लक्षण के एक से अधिक रूप आप लोगों को देखने को मिलते हैं, तो वो एक प्रकार के युग्म विकल्पी या एलिलोमॉर्फ या एलिल्स के रूप में जाने जाते हैं। जैसे कि आपने कहा कि हमें पौधे की जो लंबाई है, इस लंबाई का एक जीन तो आप लोगों को देखने को मिल रहा है कैपिटल टी, यानी कि आपने कहा ये शुद्ध रूप से लंबा जो है वो प्रदर्शित होता है। दूसरा आपने कहा कि लंबाई को हम बोनेपन के रूप में भी डिफाइन कर रहे थे, और किस रूप में डिफाइन कर रहे थे, आपने कहा हम स्मॉल टी के रूप में डिफाइन कर रहे थे। तो लंबाई को प्रदर्शित करने के दो विकल्प हैं आप लोगों के पास में। एक तो आप कहें कि शुद्ध लंबा, एक आप कह रहे हैं कि शुद्ध बोना रूप में, या आप कह रहे हैं कि ये डोमिनेंट रूप है, ये रिसेसिव रूप है। तो एक लक्षण को अभिव्यक्त करने के आपके पास में दो विकल्प हो, तो ऐसे विकल्प को आप क्या कहेंगे, युग्म विकल्पी या एलिलोमॉर्फ के रूप में डिफाइन करते हैं। इसके अलावा आपने देखा है कि हम कलर की बात करें तो कलर के लिए भी आप लोगों को अलग अलग प्रकार का देखने को मिलता है कि भाई आप लोग देखेंगे कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में
कैपिटल वाई जो है वो ग्रीन कलर को शो कर रहा है, जबकि स्मॉल वाई जो है वो हरे कलर को शो कर रहा है। तो ये भी युग्म विकल्पी रूप आप लोगों को देखने को मिलता है। इसी तरह आपने देखा कि हम अगर फल की आकृति की बात करें तो आप कहेंगे कि हमें कैपिटल आर आर पैटर्न के अंदर हमें राउंडेड सीड जो है वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जबकि स्मॉल आर आर के अंदर हमें व्रिंकल्ड सीड जो है वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं, यानी कि गोलाकार बीज है, ये झुर्रीदार बीज है जो कि आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। तो ये सारा का सारा पैटर्न जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। तो एलिलोमॉर्फ या एलील जो है वो हम किसे कहेंगे? दूसरा, आप कहेंगे डोमिनेंट और रेसेसिव, प्रभावी और अप्रभावी। डोमिनेंट का मतलब है कि ऐसे जीन जो कि अपना प्रभाव दिखाएंगे, अपने लक्षण को प्रदर्शित करेंगे, और अप्रभावी के लक्षण को दबाने का काम करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि लंबापन था, इसको आप कैपिटल टी, टी से भी डिफाइन करते हैं, कैपिटल टी, स्मॉल टी से भी डिफाइन करते हैं। यानी कि यहां पर तो शुद्ध लंबा पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा जेनेटिक्स के अंदर। यहां पर ये डोमिनेंट जीन है, ये रिसेसिव जीन है, लेकिन जहां भी डोमिनेंट जीन देखने को मिलेगा आप लोग देखेंगे कि ये क्या काम करेगा, इस रिसेसिव जीन के कैरेक्टर को दबा देगा, एक्सप्रेस कर देगा और अपना प्रभाव दिखाएगा। तो ऐसे जीन को आप लोग क्या कहेंगे? डोमिनेंट जीन के रूप में या प्रभावी विकल्प के रूप में ये आप लोगों को देखने को मिलते हैं। रिसेसिव के अंदर आप लोग देखेंगे कि ये जीन जो है वो अप्रभावी रूप से पाए जाते हैं, जो कि आप लोगों को देखने को मिलते हैं। डोमिनेंट के कारण से अपना प्रभाव जो है वो प्रदर्शित नहीं कर पाते, लेकिन जब ये शुद्ध रूप में होते हैं तो ये अपना प्रभाव जो है वो जरूर शो करते हैं। जैसे कि आप लोग देखेंगे कि ये अगर पैटर्न आप लोगों को देखने को मिले तो इसके परिणाम स्वरूप आपको बोने पौधे की प्राप्ति आप लोगों को देखने को मिलती है, जबकि ये पैटर्न देखने को मिले तो आप लोग देखेंगे कि इससे बोनापन नहीं आता, इससे लंबेपन का कैरेक्टर जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। तो डोमिनेंट किसे कहेंगे, रिसेसिव किसे कहेंगे, ये आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो जेनेटिक्स के अंदर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन की बात की थी, तो इंट्रोडक्शन के अंदर हम सेकेंड इंट्रोडक्शन के अंदर बात कर रहे हैं कि हमने मेंडल ने कौन कौन से कैरेक्टर को रीड किया है, डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा माना है, रिसेसिव कैरेक्टर कौन सा माना है, और उस टर्मिनोलॉजी के अंदर क्या क्या कुछ शब्द आप लोगों को देखने को मिलते हैं उसका हम लोगों ने जिक्र किया है। आगे के वीडियो के अंदर हम आगे और कुछ टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।